नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करने से पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। इस पाठ को लिखने वाले लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्ययन कार्य किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने में जुट गए। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई थी। सन 1995 में इनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में इनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास हैं, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का ताबीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर विरोध, बेईमानी आदि पर लेख उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वहन किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं पाठ का सार, अर्थात प्रस्तुत पाठ के अंदर किसके बारे में बात की जा रही है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। बच्चों, यह पाठ एक निबंध के रूप में प्रस्तुत है और यह एक व्यंग्यात्मक पाठ है। व्यंग्यात्मक पाठ का अर्थ होता है कटाक्ष करना या व्यंग्य करना, सामने वाले व्यक्ति की बातों को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाना जिसमें कि व्यंग्य प्रस्तुत हो। तो चलिए बच्चों, पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिसके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाहें जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ, फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है। वह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। बच्चों, अभी जो लेखक हैं हमारे हरिशंकर परसाई, वे कहते हैं कि मेरे हाथ में एक प्रेमचंद जी का फोटो है।
उस फोटो में वह अपनी पत्नी के साथ में खड़े हैं, अर्थात फोटो अपनी पत्नी के साथ में खिंचवाया है। सिर पर मोटे कपड़े की एक टोपी पहनी हुई है, कुर्ता और धोती पहनी हुई है, कनपटी चिपकी है। कनपटी का अर्थ होता है कि कानों के पास का हिस्सा जो है बिल्कुल चिपका हुआ है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, किंतु उनकी मूछें इतनी घनी हैं कि उनका चेहरा भरा भरा लग रहा है। पाँव में कैनवस के जूते पहने हैं। कैनवस का अर्थ होता है कपड़ा। कपड़े के जो मोटा कपड़ा है उसके जूते पहने हुए हैं पैरों में, और उसके बंद जो हैं बड़े बेतरतीब बंधे हैं। बंद का मतलब होता है जो लेस हैं जिससे कि जूते को बांधा जाता है, वो बहुत ही बेढंग तरीके से बांधे हुए हैं। लेखक कहते हैं कि जिसके अंदर लेस डाली जाती है वो छेद, उसमें एक पतली सी लोहे की पतरी होती है, वह भी निकल गई है, और निकलने के कारण उसमें बंद डालने में अर्थात वो लेस डालने में परेशानी होती है। फिर जैसे तैसे उसको करके बांध लिया जाता है कस के। लेखक आगे कहते हैं कि दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में एक बड़ा छेद है और उसी छेद में से एक उंगली बाहर निकल रही है, और मेरी दृष्टि जो है वो उसी जूते पर अटक गई है। अटक गई मतलब स्थिर हो गई है। मैं सोचता हूँ, फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। कुछ क्षण सोचने के बाद मुझे एहसास होता है कि इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं हो सकती। इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है, अर्थात दिखावे का गुण इस व्यक्ति में नहीं है। वह जैसा है वैसा ही फोटो में दिखाई दे रहा है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। अब लेखक कहते हैं कि मैं उनके चेहरे की तरफ देखता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आपको ज़रा भी मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे अर्थात साहित्यकार, मेरे पूर्वज साहित्यकार, कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है और उसमें से तुम्हारी उंगली दिखाई दे रही है। क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है? क्या आपको इस बात का एहसास नहीं है क्या? ज़रा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है, मतलब आपको शर्म नहीं आ रही कि आपके पैरों के जूते फटे हुए हैं, उसमें से उंगली दिखाई दे रही है, ज़रा सा संकोच नहीं हो रहा। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती थी, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। लेखक कहते हैं कि अगर थोड़ी सी धोती को नीचे खींच लेते तो ये उंगली जो थी उसको ढका जा सकता था। क्या आपको ये भी पता नहीं है? उसके बावजूद भी आपके चेहरे पर बहुत ही बेपरवाही और इतना विश्वास दिखाई दे रहा है जैसे आपको फर्क पड़ता ही नहीं है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे। इसी बीच में क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। अब लेखक कहते हैं कि जब फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा है तो तुमने भी बिल्कुल परंपरा के अनुसार अपनी मुस्कान लाने की कोशिश की है, और वो मुस्कान कहीं बिल्कुल हृदय के एकदम गर्त में छिपी हुई थी, दर्द में दबी हुई थी। उसे खींचकर ऊपर लाने का तुम प्रयास कर ही रहे होगे कि इसी बीच में फोटोग्राफर ने तुम्हारी फोटो खींच ली और थैंक यू कह दिया। वाकई विचित्र है यह मुस्कान तुम्हारी, लेकिन यह मुस्कान नहीं है बल्कि उपहास है, कटाक्ष है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई व्यंग किया जा रहा है। वह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अब लेखक कहते हैं ये कैसा आदमी है जो खुद ने तो फटे हुए जूते पहने हुए हैं और फटे हुए जूते
पहनकर ही फोटो खिंचा रहा है और किसी और पर भी हंस रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। अब लेखक कहते हैं कि फोटो ही अगर खिंचानी थी तो ठीक जूते पहन लेते या मत खिंचाते। ऐसा कौन सा ज़रूरी था फोटो खिंचाना? क्या बिगड़ जाता अगर नहीं खिंचाते थे तुम? आगे लेखक कहते हैं शायद पत्नी ने आग्रह किया होगा और तुमने भी उसकी बात मान ली होगी और कहा होगा चलो ठीक है खिंचा लेते हैं। लेकिन वाकई यह बहुत ट्रेजेडी की बात है। ट्रेजेडी मतलब एक दुखद बात है कि फ़ोटो खिंचाने के लिए तुम्हारे पास में जूता नहीं है। मैं तुम्हारी फ़ोटो की तरफ पुनः देखता हूँ और महसूस करता हूँ तुम्हारे क्लेश को, तुम्हारे दुख को, कि तुम्हारे अंदर कितना दुख भरा होगा। उसे देखकर मेरा मन रोने को करता है, किंतु एकदम से महसूस होता है और रुक जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे आँखों का तीखा दर्द भरा व्यंग जो है मुझे रोने के लिए रोक रहा है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते तो किसी से फोटो खींचने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे की कोट में वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर में बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगे नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। अब लेखक जो है आगे कहते हैं कि तुम वाकई फोटो का महत्व नहीं जानते। वो अपने साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद जी की फ़ोटो को देखकर ये बात कहते हैं कि आपको फ़ोटो का महत्व नहीं पता है। अगर पता होता तो फ़ोटो खिंचाने के लिए तुम जूते किसी से उधार ले लेते। अब यहाँ पर वह समाज में के लोगों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग करते हुए कहते हैं कि लोग तो मांगे की कोर्ट के अंदर, मांगे की गाड़ी में बारात वर दिखाई तक कर लेते हैं। तुमसे एक जूते ही नहीं मांगे गए। और तो और लोग फोटो खिंचाने के लिए पत्नी तक उधार में मांग लेते हैं और तुमसे तो जूते ही मांगते नहीं बन पड़े। इसका मतलब तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग फोटो खिंचाने के लिए इत्र चुपड़ कर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे फोटो खुशबू देगी और गंदे से गंदा आदमी भी उसमें खुशबू देने लगता है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ का अध्ययन यहीं तक करेंगे। शेष पाठ का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।